नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट योगेंद्र सैनी कॉन्सेप्ट समझो वाईएस चैनल में पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग चैप्टर 6 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है संचार माध्यम। संचार यानी कि कम्युनिकेशन, यानी कि प्रिंट मीडिया और अखबार जिसे हम कहते हैं, या फिर हम जिसको सोशल मीडिया कह सकते हैं या मीडिया प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। इन सब का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कैसे खबरों को हम देखते हैं और क्या हम केवल खबरों के कुछ दिखाए जाने वाले भागों के बारे में ही समझ पाते हैं, या हम संतुलित खबर को सुन करके और अपने विचार उस पर व्यक्त कर सकते हैं। कैसे न्यूज चैनल या अखबार में छपी हुई खबरें हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, उनमें आने वाले विज्ञापन या सूचनाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, और कैसे हमें एक अच्छी समझ विकसित करनी चाहिए कि हम कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ें या टीवी में कोई डिबेट देखें तो हम बायस्ड ना हो, यानी कि किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, और स्वच्छ मस्तिष्क से संतुलित चीजों को, यानी एक पक्ष को ना सुन करके दोनों पक्षों को सुनते हुए, हर एक प्रॉस एंड कॉन्स को समझते हुए, यानी अच्छाइयों और बुराइयों को समझते हुए, तब एक तर्कपूर्ण निर्णय पर हम लोग पहुंचे। यही हमें इस चैप्टर में अच्छे से समझना है और सीखना है। खास तौर पे हमें इस चैप्टर को पढ़ते समय अपने मस्तिष्क में केवल और केवल इसमें दी गई बातों को ही एलिब्रेट करना है, यानी कि समझना है अच्छे से। अन्य इसका कोई भी मकसद नहीं है, किसी की बुराई करना या किसी के बारे में कोई बात करने का मकसद नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6, संचार माध्यम। अध्याय 6, हम लोग इसमें संचार माध्यम के बारे में पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि संचार माध्यम का हम लोगों के जीवन पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और कैसे बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस हैं, या हम कह सकते हैं कि प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थान हैं, वो कैसे न्यूज़ और एड की मदद से चीज़ों को खरीदने के लिए, या हम कह सकते हैं कि हमें मोटिवेट करने के लिए एड्स को हमारे बीच में लाते हैं, और हम लोग उनसे मोटिवेट हो करके चीज़ों को खरीदते हैं। और ये भी सत्य है कि हमें उन एड्स के माध्यम से ही नई नई टेक्नोलॉजीज का या नए डेवलपमेंट के बारे में हमें पता चलता है, क्योंकि कम्युनिकेशन यानी संचार ही एक ऐसा माध्यम है कि जो किसी भी न्यूज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। तो यहाँ पर देखिए, फिगर में आपको दिख रहा होगा कि एक म्यूजिशियन है, यानी एक सिंगर है जो म्यूजिक प्ले कर रहा है और लोग उसको सुन रहे हैं। यहाँ पर पीवीआर यानी कि जो भी हम लोग सिनेमाघरों में जाके मूवीज देखते हैं वहाँ दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेडियो पे कुछ लोग जो है माइक पे बोल रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कंप्यूटर पे कुछ लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग रैलियां निकाल रहे हैं, और यहाँ पर एक महिला है जो मोबाइल पे बात कर रही है। यहाँ पर एक पीसीओ फोन का भी जो है एग्जाम्पल दिखाया गया है। यहाँ मोबाइल पे बात करता हुआ व्यक्ति है, और यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए एक सिटीजन है, जो कि आप देख सकते हैं कि हर जगह न्यूज़, इसका एक कॉमन एजेंडा ये है इस पिक्चर को दिखाने का, कि हर जगह न्यूज़ ही स्प्रेड हो रही है, और न्यूज़ के माध्यम से मैसेज ही कन्वे हो रहा है। हम बात कर रहे हैं तो भी हम किसी को न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि कोई न्यूज़ उपलब्ध करा रहे हैं, उसको दे रहे हैं। अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं, सपोज करिए हम टीवी देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, या फिर हम इस रैली को देख रहे हैं, तो वहां से हम अपने मतलब की चीज़ों को, या फिर कह सकते हैं एज ए इंफॉर्मेटिव सप्लाई होने वाली चीज़ों की इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं। तो संचार माध्यमों में हमें क्या समझना है? देखिए, हम लोग टेलीविजन को देखते हैं, रेडियो को भी सुनते हैं, और अखबार और पत्रिकाएं भी पढ़ते हैं। इसके अलावा इंटरनेट का भी यूज करते हैं। तमाम मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म पे हम लोग तमाम तरीके की न्यूज़ को भी देखते हैं, सुनते हैं। तो इस पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि संचार माध्यमों का क्या रोल है, और ये भी हम लोग जानेंगे कि कैसे वो हमारे डे बाई डे की लाइफ को प्रभावित करते हैं, और कुछ सीखेंगे कि इसका हम लोग जो है कैसे यूज और अच्छा कर सकते हैं। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर को पढ़ रहे हैं तो ये भी एक संचार माध्यम के ही वजह से है। स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो भी हम लोग देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है। देखिए, चाहे आप टीवी देखिए या फिर न्यूज़पेपर पढ़िए, हम लोग किसी मीडिया पर ही इसको देख या सुन रहे हैं। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है, यानी जो मीडियम शब्द है इसका ये प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन है। इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिसके द्वारा हम लोग समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम यानी कि माध्यम, आप हिंदी में इसको सीधा सा समझिए कि मीडियम का मतलब होता है माध्यम। अब किस माध्यम से आपको न्यूज़ मिल रही है? टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, या
मल्टीमीडिया साइट पर, व्हाट्सएप चैट के थ्रू, फेसबुक के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू कहीं से भी आपको कोई भी जानकारी मिल रही हो तो आप कह सकते हैं कि वो जो जानकारी देने वाला प्लेटफॉर्म है वो है मीडिया। मीडिया का अर्थ है माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, जैसा कि हमने आपको बताया। इसलिए हर चीज जैसे फोन पर बात करना, टीवी पे समाचार सुनना इत्यादि को हम लोग मीडिया कहते हैं। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है। भाई देखिए, कोई न्यूज टीवी पे आती है, कहाँ की न्यूज है और कहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति उस न्यूज को सुन रहा है, देख रहा है। चूंकि लाखों लोगों तक कुछ मीडिया की रीच होती है, पहुंच होती है, तो ऐसी मीडिया को हम लोग बोलते हैं मास मीडिया, यानी जो मास लोगों तक, मास लोगों का मतलब कि अधिक से अधिक लोगों तक जो आसानी से पहुंच जाए, उसे हम लोग कहते हैं मास मीडिया। इसे आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के ही लिहाज से याद करते भी चलिएगा साथ में। संचार माध्यम और तकनीक। अब देखिए, जो मीडिया है उसको टेक्नोलॉजी का कितना ज्यादा सपोर्ट मिलता है, या फिर अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहे टाइम टू टाइम, तो हमारा जो संचार का माध्यम है यानी मीडिया है वो और कितना ज्यादा प्रबल होगा। इन शॉर्ट समझ लीजिए, पहले न्यूज़पेपर हुआ करता था या फिर DD1 था, जिससे हम लोग अपनी न्यूज को हासिल करते थे, कहीं की भी कोई घटना के बारे में जानकारी लेते थे। आज के टाइम पे हम उसको टीवी, प्राइवेट टीवी चैनलों पर भी देख रहे हैं, हम उसे यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, उसे फेसबुक पे भी देख रहे हैं, उसे व्हाट्सएप पे भी देख रहे हैं। तो कई जगह से कई सोर्स उपलब्ध हो गए। अब सपोज करिए अगर टेक्नोलॉजी इनहेंस ना हुई होती, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन ना हुआ होता, तो क्या आज हम जो व्हाट्सएप चैट एक दूसरे से करते हैं ये हो पाता? नहीं हो पाता। क्या आज इस यूट्यूब के माध्यम से हम पढ़ाई कर पाते? नहीं कर पाते। तो संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी बहुत कठिन है। लेकिन केबल टीवी और इंटरनेट का विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुआ है। इनके प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं, यानी 20 साल के अंदर ही ये सब टीवी इंटरनेट आया है। जन संचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी यानी जो टेक्नोलॉजी है वो निरंतर बदलती रहती है। आप देखिए, पहले 2G फोन आया, कीपैड फोन आया, उसके बाद 3G फोन आया, 4G फोन आया और अब 5G फोन आ रहा है। दैट मीन्स टेक्नोलॉजी धीरे धीरे अपने आप को अपडेट कर रही है। अखबार, टेलीविजन और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार के तकनीक का उपयोग किया जाता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम से भी या फिर टीवी और रेडियो के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी जो न्यूज प्राप्त करते हैं उनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? आप सोचिए कि जो न्यूज़पेपर है उनको प्रिंट मीडिया और जो टीवी हमारा है उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या रेडियो को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्यों हम लोग कहते हैं? हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही टेक्नोलॉजी से संबंधित है। हम इन्हें प्रिंट मीडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उसकी टेक्नोलॉजी से संबंधित है। नीचे दिए गए चित्रों से आपको ये पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदली है और आज भी बदलती जा रही है। जैसा कि हमने आपको एग्जांपल दिया, तकनीक और मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। आप देखिए, पहले जो पिक्चर क्वालिटी थी और अब जो पिक्चर क्वालिटी है, पहले जो साउंड क्वालिटी आती थी, आवाज आता था, और अब की आवाज आप वीडियो में देख सकते हैं। तो धीरे धीरे चीजें क्या हो रही है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज हो रही हैं, और चेंज हो रही है तो हमें उसका अच्छा आउटपुट भी मिलता है। लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है। ये हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए, आज हमारे लिए टेलीविजन के बिना जीवन की कल्पना करना बहुत ही कठिन है। टेलीविजन के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। देखिए, कहीं की भी न्यूज हो, फ्रांस की न्यूज है, अमेरिका की न्यूज है, और उसे लोग इंडिया में बैठ के देख रहे हैं। सेम चीज इंडिया की न्यूज है, बाहर के लोग बैठ के देख रहे हैं घर पे। टेलीविजन में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से बहुत दूर दूर के क्षेत्रों में फैलाए जाते हैं। ये आप भी जानते हैं कि आपके घर में डिश का केबल आया होगा या फिर छतरी लगा होगा सैटेलाइट के थ्रू जो कनेक्ट करता है। इसके कारण हम लोग संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रमों को देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वो अधिकतर जापान और अमेरिका के होते हैं, और कोई व्यक्ति इसे जम्मू में बैठ के देख रहा है, कोई चेन्नई में बैठ कर देख रहा है। आप खुद सोचिए, ये वीडियो है, मैं इसको बना रहा हूं, और पता नहीं कहां कहां से इसको देखने वाले लोग हमारे देखेंगे। जिन्हें आवश्यकता होगी वो जरूर देखेंगे। तो हमारी जो रीच है यानी जो पहुंच है वो कहां तक हो गई? जो जो इस वीडियो को देखने में सक्षम होगा उन लोगों तक हो गई। टेलीविजन ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है, ये बात सत्य है। संचार माध्यम और धन, देखिए आपको
ध्यान से समझते चलना है। यहाँ पर हमने पढ़ा संचार माध्यम और तकनीक, यानी जब संचार माध्यम को यानी मीडियम को जब तकनीक का सहारा मिलता है तो वो कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होता है, कैसे हमारे लिए अच्छा होता है, ये हमने समझा। यानी तकनीक जितना ज्यादा अपग्रेड होती जाएगी उतना ही कम समय में अधिक लोगों तक हमारी रीच होती जाएगी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जनसंचार और धन, यानी संचार माध्यमों पर धन का कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है, कितना ज्यादा जरूरी है इनके लिए धन खर्चा किया जाना। आप ये सोचिए कि जहां से आप टीवी स्टूडियो से न्यूज देखते हैं, एक इसमें इसका एग्जांपल दिया गया है, चलिए देखते हैं। टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए जहां पर समाचार वाचक बैठता है, यानी जो समाचार को बोलता है, जिसे आप न्यूज एंकर भी कहते हैं। इसमें लाइट भी होती है, कैमरा भी होता है, ध्वनि रिकॉर्ड करने वाले यंत्र भी होते हैं, और इसको बाहर भेजने के लिए यानी एक शहर से दूसरे शहर में इस वीडियो को दिखाने के लिए यानी उस न्यूज को दिखाने के लिए सैटेलाइट भी होती है। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक ही वेतन नहीं पाता, यानी एंकर ही वेतन नहीं पाता है, यानी सैलरी नहीं पाता है, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो उस न्यूज को ब्रॉडकास्ट करने में यानी प्रसारित करने में हेल्प करते हैं। जैसे इसमें कैमरा व प्रकाश की व्यवस्था करने वाले लोग, ठीक है ना, और इन पर भी बहुत ज्यादा धन व्यय होता है। क्यों? क्योंकि इतने स्टाफ को हमें मेंटेन करना होता है, इसलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत ज्यादा धन हमारा खर्चा होता है। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। देखिए, एक तो ये है कि उनको चाहे टीवी चैनल हो चाहे प्रिंट मीडिया हो यानी न्यूज़पेपर हो, उनको न्यूज दिखाने के लिए लोगों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, मशीन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उन्हें टेक्नोलॉजी और मशीन के ऊपर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है और फिर धीरे धीरे उसका डेप्रिसिएशन देखते रहना है। और इन्वेस्टमेंट उनका एक तरीके से जो हम कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉय उन्होंने रखे हैं उनको सैलरी के रूप में सैलरी देना है, वो भी इन्वेस्टमेंट हुआ। लेकिन आप सोचिए कि अगर उन्हें कहां से पैसा मिलेगा, उन्हें न्यूज दिखाने के बदले में क्या पैसा मिलेगा, तो उन्हें किस पर डिपेंड होना पड़ता है? चीजों के ऊपर जो कि उन्हें प्रचार के रूप में ऐड दिए जाते हैं, उनका प्रचार वो अपने न्यूज़पेपर में या फिर टीवी चैनल पे डालते हैं। जिसको आप ब्रेक देखा होगा आपने, मैच चल रहा है, लाइव चल रहा है, लेकिन एक ओवर खत्म हुआ, तुरंत 2 मिनट का 3 मिनट का ब्रेक आ गया। उस ब्रेक में जो चीजें दिखाई जाती हैं यानी जो प्रचार दिखाए जाते हैं, उनके पीछे सोच ये रहती है उन कंपनियों की कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और इसको परचेज करें, ताकि हमारा चीजों का जो डिमांड है वो बढ़े, और डिमांड बढ़े, लोग उसको खरीदे, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट हो। उसका कुछ भाग वो एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करते हैं। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। अब जो भी मीडिया हाउसेज हैं उनको पर डे न्यूज देने के लिए, और आपने देखा होगा कई मीटिंग चल रही है तो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जो पत्रकार बंधु हैं वो अपना माइक लेकर के जाते हैं, तो वो खर्चा उन्हें कौन देता है? उन्हें पेट्रोल का भाड़ा, उन्हें गाड़ी का खर्च कौन देता है? ये सब वो कंपनी देती है जिसके अंडर में वो काम करते हैं, जिस न्यूज चैनल के लिए वो काम करते हैं। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फोन आदि। आपने ध्यान दिया होगा कि आपके प्रिय टेलीविजन कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। टेलीविजन पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद, देखा हमने आपको एग्जांपल बताया था, हर ओवर के बाद आपको ऐड देखने को मिलता है। ऐड देखिए, जाइए, ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को बाहर खरीदिए, जिससे उस कंपनी की सेल बढ़े। सेल बढ़ेगा तो उसे प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, जिसका अच्छा खासा हिस्सा वो अपने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करेगा। फिर वो ऐड में और पैसा बढ़ाएगा और लोगों को अट्रैक्ट करेगा और ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। इस तरह यह बार बार छवियों को जब हम देखते हैं, यानी कोई एक ऐड होता है जो दिन भर में आप कोई भी न्यूज देखिए, कोई भी चैनल देखिए, तो 20 बार आके सामने आपके पड़ता है। आप अगर न्यूज़पेपर रीडर हैं, न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे कि एक ऐड है वो मल्टीपल टाइम आता है, तो हमारे दिमाग पर वो एक मेमोरी छोड़ जाता है, एक याद छोड़ जाता है। और जब कभी भी हम बाजार जाते हैं और उस चीज को सामने देखते हैं जिसको हमने ऐड में देखा था, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको खरीदें और ट्राई करें। हम लोग पढ़ेंगे कि विज्ञापन की बार बार आवृत्ति इस आशय से की जाती है कि बाहर जाकर आप विज्ञापित वस्तुओं को खरीदें। बिल्कुल सिंपल है। अब संचार माध्यम और लोकतंत्र, देखिए हमने पहले क्या पढ़ा? संचार माध्यम और तकनीक, यानी तकनीक का सहारा अगर संचार माध्यम को मिल जाए तो तकनीक बहुत कुछ कर सकती है और संचार माध्यम को बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पे ले जा सकती है। फिर हमने पढ़ा संचार माध्यम और धन, यानी उस तकनीक को खरीदने के लिए हमें
धन की आवश्यकता पड़ेगी ताकि संचार माध्यम अच्छे से काम कर सके। जितना ज्यादा धन हम इन्वेस्ट करेंगे उतनी ज्यादा नई टेक्नोलॉजी और अच्छे एम्प्लॉई और मशीन हम अपने पास रख पाएंगे, जिससे अच्छी तरीके से न्यूज को हम बहुत ज्यादा दूर तक, बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। अब देखिए संचार माध्यम का लोकतंत्र में क्या इम्पैक्ट है, क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है। देखिए आज विधानसभा की बैठक हुई, अब तो लाइव भी आने लगा है। लोकसभा की बैठक हुई, आपने लाइव लोकसभा चैनल पे या प्राइवेट तमाम हमारे जो न्यूज चैनल हैं उन पे दिखाई पड़ता है, और हम लोग देखते हैं कि वहां पे क्या कार्रवाई हो रही है। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि कैसे लोगों से सवाल कर रहे हैं, कैसे मंत्रियों से जवाब और निराकरण मांग रहे हैं, और कैसे किन मुद्दों पर बहस हो रही है, कौन से आवश्यक मुद्दे देश के या हमारे आसपास के वहां हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि जिन लोगों को हमने इतनी मेहनत से चुना है वो हमारे लिए वहां पर क्या कर रहे हैं। ऐसे वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध भी आयोजित करके हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार को पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। सपोज करिए कोई काम का वादा किया गया हो और ना किया जा रहा हो, तो उसकी प्रतिपूर्ति जब हम वहां देखे रहेंगे कि देखिए हमने न्यूज पे देखा था, वहां पे इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई, तो वो प्रस्ताव बनाएगी जनता और फिर अपने लोकल विधायक या सांसद को देगी, जिससे कि भविष्य में उस मुद्दे पर चर्चा हो सके। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये बहुत ही आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए, यानी बैलेंस्ड होनी चाहिए, बायस्ड नहीं होनी चाहिए। बायस्ड का माने किसी एक पक्ष के पक्ष में नहीं होनी चाहिए, किसी एक पक्षकार के पक्ष में नहीं होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। आगे देखते हैं कैसे। देखिए यहां पर एक न्यूज दी गई है। न्यूज एक ही तरीके की है, लेकिन दो अखबारों ने उसको दो तरीके से छापा है। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। यानी सरकार जो प्रदूषण फैलाने वाले कारखाने हैं उनको बंद कर रही है, सील कर रही है, ठीक है ना। और जो विरोधी लोग हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं सरकार के योजना का कि नहीं आप प्रदूषण फैलाने दीजिए, या सपोज करिए हमारी मिल को या हमारे काम को बंद ना करिए, तो वो उसका विरोध कर रहे हैं। कारखानों और मालिक और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध में आज शहर की गतिविधियों को रोक कर रख दिया। सड़कों पर वाहनों के विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से अपने काम पर नहीं पहुंच सके। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। यानी देखिए जो कारखाना के मालिक हैं उनको भी अर्निंग हो रही है, जो वहां पर एम्प्लॉई हैं उनको सैलरी और वेजेस मिल रहे हैं, तो ये दोनों लोग मिलके सरकार का विरोध कर रहे हैं कि आपने ये गलत किया, हमारी कंपनी को या हमारी फैक्ट्री को बंद करके। अब देखिए यहाँ पर एक तरफ विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है कि जो लोग, अब सपोज करिए गवर्नमेंट ने उस फैक्ट्री को बंद कर दिया जो प्रदूषण दे रही थी या पैदा कर रही थी, तो वहां पे जो कामगार हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, मालिक का तो चलिए छोड़ दीजिए कि लॉस तो उसको भी होगा, लेकिन ठीक है उसने ज्यादा रेवेन्यू अर्न किया है तो वो कुछ ना कुछ उसका रास्ता दूसरा निकाल लेगा अपनी अर्निंग का। लेकिन जो वहां के एम्प्लॉई हैं वो कैसे, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो वो कह रहे हैं कि उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। ये नगर निगम की जो है गलती है, क्योंकि वहां आवासीय क्षेत्रों में लगाए गए नए कारखानों का वो लाइसेंस दे रहा है। भाई ये तो गलत है, आप पहले इंस्पेक्शन करो। जो इंटरप्रेन्योर है वो आपको पैसा दे रहा है, आपसे पैसा देने के बाद नियम से सारे डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपसे लाइसेंस ले रहा है, और फिर आपको अचानक से ब्रह्म ज्ञान हो जा रहा है कि नहीं नहीं ये तो गलत है, ये तो गलत जगह पर इन्होंने फैक्ट्री को डाल दिया है। तो जितना ज्यादा दोष अगर आप कह रहे हो कि उस कंपनी, उस फैक्ट्री वाले का जो प्रदूषण पैदा कर रहा है, तो आप भी कम दोषी नहीं हो, क्योंकि आपने सेम टाइम उसको लाइसेंस मुहैया कराया है उसी टर्म्स एंड कंडीशन में। तो दिस इज योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्च ऑल द थिंग बिफोर ओपनिंग द फैक्ट्री। यानी फैक्ट्री को ओपन करने से पहले, उसका लाइसेंस या परमिशन देने से पहले, ये आपकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सक्षम अधिकारी की, कि उसको देखना चाहिए था। और अगर आज ये फैक्ट्री बंद हो रही है तो जाहिर की बात है उसको भी जेल की सजा होनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोगों के भुखमरी और जो परेशानियां क्रिएट होंगी उसका कहीं ना कहीं वो भी डायरेक्ट जिम्मेदार है। और क्योंकि वो आवासीय क्षेत्रों में लगाए गए, उनको लाइसेंस नहीं देना चाहिए, तो बिना पुनर्स्थापन के, यानी उस फैक्ट्री वाले को, उस लेबर और मजदूर को, वहां पे काम करने वाले अन्य लोगों को बिना कहीं और सेटअप किए हुए आप एकदम से उनकी फैक्ट्री को बंद कर रहे हैं, सील कर रहे हैं, तो वो तो परेशान हो ही जाएंगे, ठीक है ना। तो वो हड़ताल करेंगे, ये सब करेंगे। वास्तविकता तो ये है कि यदि आप इनमें से एक समाचार पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। जैसे एक तरफ तो आपको लगेगा कि जो प्रदूषण फैलाने वाले लोग हैं वो गलत कर रहे हैं और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि उनको बंद कर दिया, तो ये तो बात सही है ही है। प्रदूषण फैक्ट्री
जो फैलाने वाली चीजें हैं, कारखाने, वो शहर से काफी दूर होने चाहिए, ऐसे एरिया में होने चाहिए जहां उन्हें एनओसी मिलने के लिए पहले से ही नियम में बताया गया हो। लेकिन अगर गलती से उन्होंने मान लीजिए खोल दिया और आप दूसरे न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर तो दोष सरकार का है। पहले न्यूज़पेपर में लोग दोषी हैं, सरकार ठीक कर रही है, और दूसरे न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा कि सरकार दोषी है, लोगों को परेशान कर रही है। तो अब न्यूज चैनल को बैलेंस्ड न्यूज रखनी चाहिए, इसके बारे में हमें जानना है। यदि आपने न्यूज ऑफ इंडिया पढ़ा हो, मतलब इसी को देखिए, ये अलग अलग यहाँ पे अखबार है, न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट और डेली इंडिया डेली की रिपोर्ट, तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ लगेंगी, उत्पात लगेंगी, यानी सब यही जो मैंने कहा कि विरोधी लोग गलत कर रहे हैं, सरकार ठीक कर रही है, उनका यातायात व्यवस्था में बाधा करना। और अगर आप डेली इंडिया डेली को पढ़ रहे हैं तो आप ये जानने कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे, तो आपकी सिंपैथी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, लोगों के प्रति, और गुस्सा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, सरकार के प्रति। तो संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। ये अच्छा होता न्यूज चैनलों को या इस पेपर वालों को जो इन्होंने पेपर को दिया। हालांकि ये तो एग्जाम्पल है, आप इसको अपने उसमें ले सकते हैं एग्जाम्पल को समझने के लिए। केवल बैलेंस करने का मतलब ये था कि एक तरफ तो वो ये लिखते कि प्रदूषण वाले कारखाने इस एरिया में नहीं लगने चाहिए, ये गलत है क्योंकि इससे लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को खतरा हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने इस एरिया में सारी जांच पड़ताल करने के बाद लाइसेंस को अप्रूव किया, यानी लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार को जो विस्थापित लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, जिनकी फैक्ट्री या कारखाना बंद हो गया, उनके लिए एक पुनर्व्यवस्था करके, या आप कह सकते हैं कि कहीं एक सब्स्टिट्यूट दे करके कि ठीक है, यहाँ के बजाय आप यहाँ पर अपना फैक्ट्री सेटअप कर लो, हम आपको इन चीजों में आप सहूलियत दे देंगे, तो कम से कम उन लोगों की भी हेल्प हो जाती। और ये जब न्यूज आप छापते तो पढ़ने वाले को भी ये लगता कि देखिए इसमें एक तरफ सरकार की कमी को भी बताया गया, एक तरफ लोगों की भी दिक्कतों को बताया गया, और दोनों लोगों को बैलेंस करके न्यूज दिया गया। निर्णय किसको लेना है, निर्णय लेना है जनता को। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। अब देखिए इस समय हमारे आप देख सकते होंगे कि आसपास हर जगह न्यूज चैनलों को बहुत ही लोग एक तरीके से देखिए कि बहुत ही गलत दृष्टि से देख रहे हैं, और वास्तव में कुछ न्यूज चैनल ऐसे भी हैं, मैं किसी का यहाँ नाम नहीं लूंगा, केवल इंफॉर्मेशन की वजह से मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ कि वो किसी एक बिंदु पर एक तरफा ही दिखा रहे हैं न्यूज को, और चूंकि एक तरफा दिखा रहे हैं तो इससे जो दूसरा पक्ष है वो नाराज होता है और वो बार बार उनको गलत शब्दों का प्रयोग करके बुलाता है। तो समाज में ये चीजें अच्छी नहीं है। न्यूज चैनल की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं, आपकी दी गई न्यूज पर भरोसा करते हैं, तो आपको बैलेंस्ड न्यूज दिखानी चाहिए। डिसीजन छोड़ दीजिए जनता के ऊपर। अब वो उनका स्वतंत्र होना किस पर निर्भर करता है, ये इस पर निर्भर करता है कि संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे, समाचार का विवरण देने में उन्हें कोई भी निर्देशन ना करे। दैट मीन्स अगर मैं किसी न्यूज चैनल को कहूं कि भैया आप ये न्यूज दिखाओ, तो हमने क्या कर दिया, उस न्यूज चैनल को गाइड कर दिया, डायरेक्शन दे दिया, तो वो न्यूज चैनल क्या हो गया, हमसे प्रभावित हो गया। अब वो हमारी ही बताई गई दिशा निर्देशन में न्यूजों को दिखाएगा और हमारी ही बेनिफिट की न्यूज को दिखाएगा, जिसमें हमारी बेनिफिट हो, क्योंकि डायरेक्शन उसको हमने दिया है। तो ये चीज गलत है। हम एज ए न्यूज चैनल को कोई डायरेक्शन ना दें। स्वतंत्र न्यूज चैनल वही होगा जो विदाउट एनी डायरेक्शन, बिना किसी के डायरेक्शन के जो चीज सत्य है उस पर अपनी खबर को प्रसारित करे, कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं। यानी अगर किसी ने न्यूज में कह दिया कि आप ये चीज मत चलाओ, ये चीज चलाओ, या इस न्यूज में इतना ऐड कर दो, इतना हटा दो, तो ये सब क्या हो गया, बायस्ड हो गया। यानी न्यूज चैनल फिर वो ट्रांसपेरेंसी नहीं दे पाएगा जो लोग उस न्यूज चैनल में देखना चाहते हैं। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे ही हम लोग देखते हैं कि इंफॉर्मेशन या न्यूज बहुत ज्यादा हम लोगों को प्रभावित करती है। तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः दो कारण हैं। पहला यह है कि सरकार का उन पर नियंत्रण, इससे हम लोग गुरेज नहीं कर सकते हैं कि अधिकतर मीडिया हाउसेस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया है, इसीलिए कमियां नहीं दिखाई जा रही हैं, केवल उन चीजों के बारे में गुणगान किया जा रहा है जो चीजों की वास्तविकता भी बहुत ठीक नहीं है। अगर उनकी सही से वास्तविकता को देखा जाए तो वो जितना बताया जा रहा है उतना सही नहीं है। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। यानी कोई एक वीडियो है
और उसका कुछ पार्ट लोगों तक ना पहुंचे यानी रोक दिया गया, तो उसको हम कहते हैं सेंसरशिप। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया है। सेंसर का मतलब बैन लगा दिया, उतना पार्ट या वो न्यूज ना दिखाई जाए। इसमें सबसे बुरा आपातकाल का समय था 75 से 77 तक का, जैसा कि आपने हिस्ट्री में भी अगर पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में, कि आपातकाल में कैसी कैसी परेशानियां आई, कैसे कैसे लोगों को दिक्कतें हुई, कैसे सभी नेताओं को जेल में भर दिया गया। तो ये सब सारी चीजें आप अच्छे से समझ पाएंगे कि अगर टीवी चैनल्स के ऊपर यानी न्यूज के ऊपर यानी ब्रॉडकास्ट मीडिया के ऊपर या प्रिंट मीडिया के ऊपर अगर पॉलिटिकल कंट्रोल होगा तो चीजें इसी तरीके की आएंगी जैसा कि समाज में प्रचारित हो रहा है। यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती थी, फिल्मों में आप एडल्ट्री को कह सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा होता है तो उस पर सेंसरशिप लग जाती है, उस पर मना कर दिया जाता है कि इसको ना प्रसारित किया जाए। लेकिन वही संचार माध्यमों में दिखाए गए समाचारों में पूरी तरीके से इसको नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर हमें ट्रांसपेरेंसी दिखनी चाहिए। सरकार पर सेंसरशिप ना होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। अगर सरकार अगर ना भी उनके ऊपर न्यूज चैनलों के ऊपर जो है आप कहिए कि सेंसरशिप लगाए या बाध्यता लगाए, तो भी वो प्राय जो है आप देखिए कि बैलेंस्ड न्यूज को नहीं दे पा रहे हैं। इसके कारण बहुत सारे जटिल कारण हैं इसके पीछे। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। क्यों? क्योंकि संचार माध्यमों को चलाने वाले लोगों को चाहिए पैसा, और पैसा कौन देगा? व्यापारिक प्रतिष्ठान देंगे जिनका ऐड वो दिखा रहे हैं। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करता इसमें हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। सपोज करिए कोई एक ब्रांड है जिसका वो विज्ञापन दे रहे हैं, उस ब्रांड में कोई कमी निकल आई, चीजों ने उसके बारे में, लोगों ने उसके बारे में, उनकी चीजों के बारे में कंप्लेन किया, तो अब न्यूज चैनल या विज्ञापन देने वाली एजेंसी आप ये कह सकते हैं कि उसका खंडन नहीं करती है कि भाई ये न्यूज हमने या इस ऐड को दिखाया था, लेकिन अगर इस चीज में इतनी कमी है तो हम अपने चीज को संशोधित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही जो है जो व्यक्ति जिसने आपको ऐड दिया है वो हमेशा आपको धन उपलब्ध करा रहा है ऐड के माध्यम से। तो जो धन उपलब्ध करा रहा है, जो माई बाप है, उसको कैसे आप उसकी खिलाफत कर पाएंगे, इस चीज पर हमें सोचना है। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए या अपने व्यूअर्स की संख्या को बढ़ाने के लिए वो कुछ ऐसा मसालेदार न्यूज को बनाते हैं, और एक तरफा ही बनाते हैं जानबूझ करके कि कम से कम इतने जो इस पक्ष को मानने वाले लोग हैं वो तो अधिकतम हमें देख लें। इस तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी वे मुद्दे को एक पक्ष पर ही भटका देते हैं और एक पक्षीय रूप से उस पर ध्यान केंद्रित करवाते हैं। उदाहरण के लिए मसौदा तय किया जाना, किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यानी कहां पर हमें अटेंशन ज्यादा देना है और कहां पर कम। इसी के आधार पर वह तय कर देते हैं कि समाचार में क्या दिया जाने योग्य है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय के वार्षिकोत्सव की खबर समाचार में देने के लिए शायद उपयोगी ना हो, लेकिन अगर कोई प्रसिद्ध अभिनेता जो है वहां आमंत्रित हो मुख्य अतिथि के रूप में, तो वो जो है आपकी विद्यालय की वजह से नहीं, वो अभिनेता वहां आया है इसकी वजह से उस न्यूज को चला देंगे। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं। हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। प्रायः न्यूज चैनलों को देखिए, किसी एक पार्टी का भी वो इतना ज्यादा प्रचार कर देते हैं कि लोग उस पार्टी को सत्ता में ले आते हैं। तो क्या किसी न्यूज चैनल को पार्टी का प्रचार करना चाहिए? ये हमारा सोचने का विषय है। अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने कोला पेयों में कीटनाशकों का स्तर बहुत ही खतरनाक ढंग से बढ़ गया और उस पर उन्होंने कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया, कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की। उन्होंने कीटनाशकों के अधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह मतलब देखिए कभी कभी तो नहीं होता है, मैं इसका पूरी तरीके से खंडन कर रहा हूं कि सब लोग ही ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सब लोग ऐसा ना करें इस चीज को हम यहाँ समझ रहे हैं। कुछ लोग तो खंडन करते ही हैं जिससे हमें उसकी सच्चाई पता चलती है, तो वो तो फेयर काम कर ही रहे हैं, लेकिन ये काम सभी लोगों को फेयरली करना चाहिए, इस चीज पर यहाँ डिस्कशन हो रहा है। अब
सरकार का भी दबाव होता है कई बार कि आप इस न्यूज को, भाई जो व्यवसायी है वो सरकार को भी सपोर्ट कर रहा है, फंड उपलब्ध करा रहा है, उसको चंदा दे रहा है पॉलिटिकल, तो वो सरकार के ऊपर से प्रेशर डलवा देगा न्यूज चैनल के ऊपर। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं है, न्यूज चैनल सरकार के दबाव को नहीं मानते हैं और वो अपने जो सत्य न्यूज है उसको प्रकाशित करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी उनकी भी बन जाती है। और न्यूज आ गई कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है, तो लोगों ने अपने विवेक से फिर उस पर निर्णय लिया। यदि उनकी रिपोर्ट ना आती तो हमारा ध्यान उस पर भी नहीं जाता, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है हमारे समाज में, तो वो तो केवल न्यूज चैनल या जो भी न्यूज स्प्रेड हो रही है उसी के माध्यम से जीवन को जी रहे हैं, उसी पर आधारित चीजों को देख सुन रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं इसमें। अब प्रजातंत्र में, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के भी बारे में सुनते हैं, संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और किस तरह का एजेंडा निश्चित कर देते हैं। ये भी संचार माध्यमों की ही वजह से होता है। यदि सरकार कभी चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोकती है और इसे सेंसरशिप कहा जाता है। मतलब उस घटना को न दिखाया जाए, क्योंकि इससे सरकार की छवि या सरकार की कमी उजागर होगी, तो उसको मना कर देते हैं, तो वो न्यूज नहीं आती है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्रायः संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है, क्योंकि बैलेंस्ड रिपोर्ट इस वजह से आ नहीं पाती है। समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्रायः पूर्ण नहीं होती है, एक पक्षी हो सकती है। देखिए, आप पता करिए कि जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर की कटिंग या न्यूज़पेपर की न्यूज को कोर्ट में एडमिसेबल नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये बायस्ड होगी, एक पक्षी भी हो सकती है, हो सकता है इसमें सारे फैक्ट इंक्लूड ही ना किए गए हों, और तमाम बार मिसप्रिंट भी होते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा है। तो ये सारी चीजें हैं। सामाजिक विज्ञापनों का बहुत ज्यादा महत्व होता है, ऐड का बहुत ज्यादा महत्व होता है, लेकिन उसे दे करके पब्लिक की डिस्कशन पे छोड़ देना चाहिए। ये सबसे ज्यादा संतुलित है, सबसे ज्यादा बैलेंस्ड है, और इसी को प्रायः लोगों को अपनाना चाहिए। तो ये हमारा आज का लर्निंग था, आज का डिस्कशन था। आशा करता हूं कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी। बार बार आप वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।